हम पढ़ रहे थे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, जहां हमने देखा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस डिफरेंट माइटोटिक लेयर्स के डिवीज़न के बाद हो रहा था, और डिवीज़न के बाद एक अलग अलग नाम के थ्रू हम उसको जान रहे थे। यहाँ हम एम्ब्रियो का फिगर बना रहे हैं, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर अम्बिलिकल कोड कहलाता है, इसको अम्बिलिकल कोड बोलेंगे। इसी अम्बिलिकल कोड से ये एम्ब्रियो जुड़ा हुआ रहता है। एम्ब्रियो है ये जो जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बोलेंगे, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के अंदर प्लेसेंटल फ्लूइड का प्रेजेंटेशन होता है, जो एम्ब्रियो को बचाने का काम करता है। प्लेसेंटल फ्लूइड का प्रेजेंटेशन होता है, ये एम्ब्रियो को बचाने का काम करेगा। और ये स्ट्रक्चर को हम यूटेरस विलाई या प्लेसेंटल विलाई बोलेंगे। प्लेसेंटल विलाई ये अम्बिलिकल कोड है। ये वॉल ऑफ यूटेरस है, वॉल ऑफ यूटेरस है। और इस स्ट्रक्चर को हम सर्विक्स बोलेंगे, सर्विक्स। तो ये एक प्लेसेंटा का फिगर है, और इस फिगर में हम बीच वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये एक कवरिंग लेयर है जो एम्ब्रियो को बचाने का काम कर रहा है, जिसको हमने प्लेसेंटल मेम्ब्रेन कहा। और ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के अंदर प्लेसेंटल फ्लूइड का प्रेजेंटेशन है। ये स्ट्रक्चर जो इस मेम्ब्रेन के अंदर है, इसको हम एम्ब्रियो बोल रहे हैं, जो बाद में फ्यूटस में डेवलप कर जाएगा। एम्ब्रियो अम्बिलिकल कोड से जुड़ा हुआ रहता है, और इसी अम्बिलिकल कोड के माध्यम से इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन का सप्लाई मदर्स बॉडी से एम्ब्रियो बॉडी में होता है। तो अम्बिलिकल कोड ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है, ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता रहे। मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए, ताकि उसके एम्ब्रियो को भी हेल्दी न्यूट्रिशन मिलता रहे और ये हेल्दी बना रहे। इसके अंदर जल्दी जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होता रहे। तो ये एक प्लेसेंटा का फिगर है। इस स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा बोलेंगे। प्लेसेंटा के ये दोनों साइड वाल है, जो यूटेरस का वाल है, और इस स्ट्रक्चर के बीचों बीच प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है, और उस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड का प्रेजेंटेशन होता है, और उसी फ्लूइड में एम्ब्रियो का प्रेजेंटेशन होता है, जो अम्बिलिकल कोड से जुड़ा हुआ रहता है। प्लेसेंटल विलाई के माध्यम से ये मदर्स यूटेरस के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। अब हम देख रहे हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या क्या बॉडी में चेंजेस आएगा, क्या डेवलपमेंट ऑकर्स होगा। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जो अंदर का जो सेल है, that is called inner cell mass. तो inner cell mass of embryo now differentiates into ectoderm, mesoderm and endoderm. ये बॉडी का एक पोर्शन है। तो इनर सेल मास इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो के अंदर डेवलप करेगा, उसके बॉडी के सेल्स का डेवलपमेंट होगा यहाँ, फिर टिश्यू, ऑर्गन और फाइनली ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होगा टिल द स्टेज ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन यहाँ इनर सेल मास क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, डिफ्रेंशिएट करके ये एक लेयर बना रहा है। और ये लेयर, आउटर लेयर जो इसका है, ये आउटर लेयर कहलाएगा इक्टोडर्म। आउटर लेयर वाला स्ट्रक्चर इक्टोडर्म कहलाएगा। इनर लेयर स्ट्रक्चर इंडोडर्म कहलाएगा।
और मिडिल लेयर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम मेसोडर्म कहेंगे। तो इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ इनर सेल का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एम्ब्रियो के अंदर। ये आउटर, मिडिल और इनर सेल में डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर गया। यहाँ जो आउटर सेल है इक्टोडर्म कहला रहा है, मिडिल सेल को मेसोडर्म कह रहे हैं और जो इनर सेल है उसको इंडोडर्म कह रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है उसके बॉडी का। These three layers gives rise to all tissue। अब यहाँ जो 3 लेयर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब ये 3 लेयर के बाद बहुत सारे बॉडी के अंदर टिश्यू का फिर ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। देन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम। इनर सेल मास हैविंग स्टीम सेल। इनर सेल मास में ही स्टीम सेल का प्रेजेंटेशन होता है और यही हेल्पफुल होता है बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का, टिश्यू का डेवलपमेंट कराने में। तो इनर सेल मास हैविंग स्टीम सेल विच हेल्प्स टू फॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन एम्ब्रियो। ये डिफरेंट स्टेज में बॉडी के अंदर डिफ्रेंशिएशन होता रहता है। तो हम देख रहे हैं आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, 1 महीने के बाद एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। 1 महीने के बाद प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट का फॉर्मेशन एम्ब्रियो के अंदर है होता है और इस हार्ट के साउंड को हम स्टेथोस्कोप से फर्स्ट टाइम सुन सकते हैं। देन आफ्टर 1st month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। हार्ट साउंड इज लिसन बाय स्टेथोस्कोप, जिसको आला बोलते हैं। इस आला के माध्यम से, स्टेथोस्कोप के माध्यम से फर्स्ट heart sound of a embryo can be listened easily, which developed after 1st month of pregnancy. At the end of 2nd month, अब दूसरे महीने के बाद limbs and digits, limbs और digits मतलब हाथ और पैर की हड्डियाँ का स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाता है। तो 2nd month के बाद limbs और digits का फॉर्मेशन होगा। At the end of 12 weeks, अब 12 सप्ताह के बाद मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। 12 वीक्स के बाद बहुत सारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कंप्लीटली हो जाता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्यूटस, अब ये एम्ब्रियो फ्यूटस में डेवलप कर गया है। तो फ्यूटस का जो मूवमेंट होता रहता है अक्सर, तो इस मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्यूटस, अपीयरेंसेस ऑफ हेयर्स ऑन हेड एंड फॉर्म्ड इन 5th month, 5वें महीने में एम्ब्रियो फ्यूटस में डेवलप करके यहाँ पे फ्यूटस मूवमेंट करना शुरू कर देता है, हिलना डुलना शुरू कर देता है। जुड़ा हुआ रहता है अम्बिलिकल कोर्ड से ही, लेकिन प्लेसेंटा के अंदर ये मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इसके बाद फिर हेयर्स का अपीयरेंसेस उसके हेड वाले पोर्शन पे दिखना शुरू हो जाता है 5th month में। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, यहाँ 12 वीक्स को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे, 24 वीक्स को सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के ख़त्म होने के बाद बॉडी में पूरी तरह से हेयर का प्रेजेंटेशन दिखने लगता है, यानी बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर, इट इज सीन इजिली और क्लियरली। एंड फॉर्मेशन ऑफ आईलिड्स, सेपरेशन ऑफ आईलिड्स आल्सो सीन क्लियरली। 5वें महीना में मूवमेंट फ्यूटस का होने लगा। इसके बाद फिर हेड के ऊपर हेयर का प्रेजेंटेशन दिखने लगा। इसके बाद बॉडी के ऊपर कवरिंग लेयर के रूप में हेयर का, जिसको रोम बोलते हैं, ये फाइन हेयर्स का प्रेजेंटेशन दिखने लगा। इसके बाद फिर आईलिड का फॉर्मेशन, इस पोर्शन को आईलिड बोलते हैं। तो आईलिड का फॉर्मेशन प्लस सेपरेशन दोनों क्लियरली 5th month के बाद से दिखना शुरू हो जाता है, यानी 5th से 6th month में इस तरह का दिखने लगता है। अब ये एम्ब्रियो पार्चुरेशन के लिए तैयार है। जब ये 9 month का हो जाएगा तो पूरी तरह से इसके बॉडी में एक एक ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट कंप्लीटली और क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तब आएगा पार्चुरेशन का समय। पार्चुरेशन को बोलते हैं डिलीवरी ऑफ अ बेबी और चाइल्ड बर्थ। एट द एंड ऑफ 9 month, 9 month या 280 days, दिस इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड। 9 month और 280 days, this is called gestation period in human female।
तो एट द एंड ऑफ 9 months और 280 days pregnancy of a fetus is fully developed and are ready for delivery called parturition, and this 9 month of period is called gestation period. इस 9 महीने के पीरियड को 280 दिन के पीरियड को हम gestation पीरियड कहेंगे। और ये जो gestation पीरियड है, ये gestation पीरियड कंप्लीट होते होते तक बॉडी के अंदर पूरी तरह से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है, तब बेबी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में उनका जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है ये डिफरेंट होता है। जैसे सबसे शॉर्टेस्ट गैस्ट्रेशन होता है ओपशम, OPPOSUM, ऑप्शम। ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फीमेल है, जानवर है ये। तो ओप्शम हैविंग शॉर्टेस्ट गैस्ट्रेशन पीरियड वाइल एलिफेंट हैविंग लॉन्गेस्ट गैस्ट्रेशन पीरियड। तो ओपशम में सिर्फ 12 डेज का होता है, वही एलिफेंट में 22 मंथ का होता है। इसके बाद फिर हॉर्स में 11 मंथ का होता है, कैट एंड डॉग में 2 मंथ से 3 मंथ के अंदर का होता है। कैट में 2 मंथ 4 to 6 डेज का, डॉग में 2 मंथ 8 डेज का। इसके बाद फिर काउज में 200 डेज का, यानी 9 मंथ हमारे में हुआ तो 8 मंथ काउज में, बफलो में। हॉर्स में 11 मंथ का हो गया, एलिफेंट में 22 मंथ का हो गया। ये इनका गैस्ट्रेशन पीरियड है। इस गैस्ट्रेशन पीरियड में पूरी तरह से इनके अंदर का एम्ब्रियो और फ्यूटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है एंड देन रेडी फॉर डिलीवरी। दैट पीरियड इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के लिए इस गैस्ट्रेशन पीरियड को कंप्लीट करने के बाद इनके अंदर का फ्यूटस या एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। तो डिलीवरी पीरियड इसको बोलते हैं या पार्चुरेशन बोलते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद इस स्टेज को। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग गैस्ट्रेशन पीरियड होता है। जैसे हम बात करते हैं कैमल का, तो कैमल में टोटल 14 मंथ का होता है और आपका सीप में 6 मंथ का होता है, गोट में 5 मंथ का होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट ईयर, मंथ, डेज में गैस्ट्रेशन पीरियड उनके एम्ब्रियो और फ्यूटस का डेवलपमेंट का जो स्टेज है उस पीरियड को गैस्ट्रेशन पीरियड बोल रहे हैं। ये गैस्ट्रेशन पीरियड होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का। अब इसके बाद देखते हैं पार्चुरेशन कंप्लीट हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गया, पार्चुरेशन भी कंप्लीट हो गया। अब पार्चुरेशन के दौरान कुछ हार्मोन्स डिलीवरी ऑफ अ बेबी को मदद करता है। एंड विच टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ अ बेबी विसिन। तो हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ा कि यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप का हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जब फ्यूटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। उस दौरान बहुत सारे हार्मोन्स हेल्पफुल होता है फ्यूटस के डेवलपमेंट के लिए, यानी पार्चुरेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए। तो उस स्टेज को बोलते हैं वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन, या यहाँ पे डिफरेंट टाइप का हार्मोन्स फंक्शन करेगा। तो वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ यूटेरस इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। जब पार्चुरेशन का समय होता है यानी डिलीवरी ऑफ अ बेबी होने से पहले मदर्स यूटेरस में एक बहुत ही ज़्यादा दर्द सा फीलिंग होता है बच्चा के जन्म के दौरान, और उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल टाइप का न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म्स हार्मोन्स के फॉर्म में सिक्रीट होता है ताकि उस दर्द को कुछ कम कर सके और यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सके, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ला सके ताकि बेबी आराम से पार्चुरेट करके बॉडी से बाहर चलाए। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप का हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, डैट इज़ रिलैक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन,
इसके अलावा प्रोजेस्ट्रोजेन, इस्ट्रोजेन, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजोनिक हार्मोन। तो दिस स्टेज इज नोन एज वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन और फ्यूटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। तो इस दौरान HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजोनिक हार्मोन, प्रोजेस्ट्रोजेन, इस्ट्रोजेन, इसके अलावा रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बड़ा ही हेल्पफुल होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ अ बेबी, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान ही सिक्रीट होता है और इसका मेन काम ये रहता है कि ये स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को लीड्स करेगा ताकि बेबी आराम से पार्चुरेट होकर बर्थ कैनाल यानी वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर चला आए। तो स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। इट इज़ वेरी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ अ बेबी, विच लीड्स टू एक्सक्लूजन ऑफ baby which may be delivered through the birth canal or by the vaginal pathway। तो वेजाइना के थ्रू बेबी पार्चुरेट होकर डिलीवर्ड होकर जब बॉडी से बाहर आता है तो उससे पहले ही ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका मेन फंक्शन होता है ये यूटेरस के वाल को कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाएगा, रिलैक्स कर देगा ताकि आराम से जगह मिल जाए और बेबी आराम से डिलीवर्ड होकर बाहर आ जाए। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पार्चुरेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर लैक्टेशन स्टेज आएगा। लैक्टेशन स्टेज कहने का मतलब बेबी जब पार्चुरेट होकर बाहर आ गया तो बेबी रोता हुआ आता है। अब इस रोते हुए बेबी को चुप कराने के लिए कुछ फूड चाहिए ना, तो ये फूड मदर्स मैमेरी ग्लैंड से यानी ब्रेस्ट से मिल्क के फॉर्म में डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मिल्क फ्रॉम मदर्स मैमेरी ग्लैंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो डिलीवरी होने से पहले ही मदर्स मैमेरी ग्लैंड में डिफ्रेंशिएशन होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है ताकि उसके ब्रेस्ट का फॉर्मेशन एक मैमेरी ग्लैंड के फॉर्म में कम्प्लीटली हो जाए ताकि मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रीशन होना शुरू हो जाए। तो दिस स्टेज इज नोन एज लैक्टेशन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी mammary gland of a female undergo differentiation, that means having mitotic division, and after delivery of a baby ready to produce milk, and this process is called lactation। इस process को lactation बोलते हैं, which helps to mothers feeding to the newborn baby। माँ जब दूध पिलाती है बच्चे को, that is known as mothers feeding process। तो ये मदर्स फीडिंग प्रोसेस तब होगा जब लैक्टेशन कंप्लीट होगा। लैक्टेशन तब होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ बेबी, आफ्टर पार्चुरेशन कंप्लीटेड। तो मदर्स का जो फर्स्ट मिल्क होता है ये हल्का गहरा होता है, विच कंटेंस मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज विच इज़ हेल्पफुल टू द एम्ब्रियोज, फ्यूटस और बर्थ ऑफ अ बेबी टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मदर्स का जो फर्स्ट मिल्क होता है ये हल्का येलोइश कलर का होता है जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, विच इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। मदर्स फर्स्ट मिल्क है, डैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, एंड दिस कोलोस्ट्रम इज येलोइश इन कलर, डेंस, विच कंटेंस मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। डेंस होता है, येलोइश कलर का होता है, कंटेंस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, साथ में प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स और मिनरल्स का भी प्रेजेंटेशन होता है मदर्स फर्स्ट मिल्क में, डैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। तो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी, इसेंशियल होता है ताकि बच्चे के अंदर सही ढंग से ग्रोथ और डेवलपमेंट्स को कम्प्लीटली कर सके। इसके लिए एंटीबॉडी का प्रेजेंटेशन भी होता है ताकि बच्चे में किसी भी रूप में एंटीटॉक्सिन्स का प्रेजेंटेशन ना हो,
यानी एंटीटॉक्सिन्स कहने का मतलब जैसे कोई भी वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कम्प्लीटली फॉर्म में बच्चे को ना दिक्कत करे, इसलिए एंटीबॉडी का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ताकि धीरे धीरे बच्चा अंदर से स्ट्रांग हो, बच्चे का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रांग हो और बच्चा कम्प्लीटली फॉर्म में वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर के रूप में बच्चा तैयार हो। तो इसके लिए कोलेस्ट्रम बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये मदर्स फर्स्ट मिल्क होता है, येलोइश कलर का होता है, एंटीबॉडी का प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, साथ में फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स का प्रेजेंटेशन होता है। बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये मदद करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिलैक्सिन प्रोटीन, एक प्रोटीन का नाम है डेट इज नोन एज रिलैक्सिन प्रोटीन, मिल्क सिक्रीट्स फ्रॉम मैमेरी ग्लैंड ऑफ अ मदर, मदर के मैमेरी ग्लैंड से जो मिल्क का सिक्रीशन होता है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन। एट द एज ऑफ 6 months मदर्स मिल्क शुड बी गिवन टू द इन्फेंट, बच्चे को लगातार 6 महीने तक माँ का दूध देते रहना चाहिए ताकि बच्चा हिस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो। ये हम फिगर बनाने जा रहे हैं मैमेरी ग्लैंड का। ये मैमेरी ग्लैंड का वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम लेबलिंग करेंगे। ये स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरिस, पेक्टोरिस मसल, जो मदर्स ब्रेस्ट से जुड़ा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड पेक्टोरिस मसल्स, और इसको बोलते हैं रिब्स, रिब्स। ये स्ट्रक्चर होता है जो मदर ब्रेस्ट से जुड़ा हुआ होता है, इसको पेक्टोरिस मसल बोलेंगे, ये रिब्स कहलाएगा। आगे का पोर्शन निप्पल कहलाता है, और इस निप्पल में ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मिल्क डक्ट, मिल्क डक्ट और मैमेरी डक्ट, मैमेरी डक्ट। दिस इज आल्सो नोन एज लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। और इसी लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क का सिक्रीशन होता है। ये आगे का पोर्शन निप्पल है, निप्पल के पास बूंदा 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 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा होल की तरह स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के इनर वे में जाता है। इसको हम लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं, मिल्क डक्ट भी बोलते हैं या मैमेरी डक्ट बोलते हैं। इसी डक्ट के थ्रू मिल्क सिक्रीट होकर बाहर आता है। व्हेन इन्फेंट और बेबी सक्स to the nipple portion, then milk is secreted from the lactiferous duct of mammary gland from mother, and this process is called breastfeeding process. ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे मैमेरी एरिउला, मैमेरी एरिउला, ARELUA, एरिउला, या एरिउलर लेयर बोलते हैं, जहाँ फैट्स का प्रेजेंटेशन होता है। ये सारे फैट्स हैं, एरिउलर लेयर है, ये एरिउलर लेयर है, और इस एरिउलर लेयर में फैट्स का डिपोजिशन होता है। ये फैट्स पूरी तरह से मैमेरी ग्लैंड को लार्ज शेप साइज में कर देता है। जब मदर्स निप्पल को बेबी सक करता है उस दौरान मैमेरी ग्लैंड का थोड़ा शेप साइज बड़ा हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फैट्स या एरिउलर लेयर, और इस एरिउलर लेयर में ये ढेर सारा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं मैमेरी एरिउला, या हम लोग डायरेक्ट इसको बोलते हैं एरिउला, मैमेरी एरिउला या एरिउला बोलते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये मैमेरी डक्ट कहलाएंगे, और ये जो आगे का मिल्क है जिसको हम मिल्क डक्ट या लैक्टिफेरस डक्ट कहेंगे। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है मैमेरी ग्लैंड का यानी ब्रेस्ट का, जो लैक्टेशन प्रोसेस के बाद मिल्क का प्रोडक्शन करता है। और व्हेन बेबी सक टू द निप्पल देन मिल्क इज सिक्रेटेड फ्रॉम लैक्टिफेरस डक्ट और मैमेरी डक्ट और मिल्क डक्ट ऑफ द निप्पल ऑफ अ मैमेरी ग्लैंड। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जहाँ बच्चे को दूध मिलता है। लगातार बच्चे के डिलीवरी होने के बाद लगातार 6 महीने तक माँ का ही दूध बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध से बच्चे का पूरा फूड का कम्प्लीटली
बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन के रूप में मिल जाता है, जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स सारे बॉडी को न्यूट्रिशन के रूप में मिलते रहता है। बच्चा हेल्दी वेल्दी और स्ट्रॉन्गर बनते जाता है, बॉडी में डेवलपमेंट होते जाता है, डिवीज़न होते जाता है बॉडी में, और 6 महीने में बच्चा काफ़ी तंदुरुस्त हो जाता है मदर्स मिल्क को पीकर। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, दैट इज़ लैक्टेशन। इससे पहले हमने पढ़ा पार्चुरेशन के बारे में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। तो किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आपको आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे शेयर ज़रूर करें, ताकि हमको मालूम चल जाए कि हम किस तरीक़ा से और बेहतर आप लोगों के लिए सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत आए तो व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप नंबर पे भी शेयर कीजिएगा अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ। थैंक यू। ये आपका लास्ट टॉपिक था 2nd चैप्टर का। अगले वीडियो में हम 3rd चैप्टर के साथ मिलेंगे, जहाँ हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दौरान क्या हाइजीन होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दौरान क्या मेंटेनेंस होना चाहिए, इसके बाद फैमिली वेलफेयर को कैसे हम मेंटेन करते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रासेप्शंस डिवाइस को फॉलो करते हैं ताकि बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल किया जा सके, ये सारे टॉपिक्स हमें 3rd चैप्टर में पढ़ना है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।